नमस्कार, आप सभी लोग जी, हैं द एनएच ज़ीरो पर और देख रहे हैं हमारा चुनावी विश्लेषण। आज जो है यूपी में 5वें चरण का मतदान हो रहा था। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही थी। शाम 5 बजे तक अगर बात करें तो 53.93% मतदान हुआ है। अपेक्षाकृत पिछले चरणों की अपेक्षा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन पिछले उसके अपेक्षा थोड़ा डाउन है इस बार वोटिंग परसेंटेज। लेकिन कई ऐसे जिले, अब इस पे हम बात करेंगे कहाँ कितने वोट पड़े हैं। अभी तक जो है यूपी की 292 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है आज को मिलाकर। अब सिर्फ 111 सीटें बची हैं जो पूर्वांचल की हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नितिन श्रीवास्तव, जो वरिष्ठ पत्रकार है और आज बाराबंकी और अन्य जिलों की इन्होंने जो ग्राउंड पर थे, इन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ये बताएंगे कि क्या वोटर का माहौल क्या था, मूड क्या था, क्या इन्होंने महसूस किया। दूसरे हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक गुप्ता जी हैं, जो लगातार वो भी खबरों पे नजर बनाए हुए हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो इन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले नितिन, हम आपसे जानना चाहेंगे नितिन जी, आप जो बाराबंकी और दूसरे जिलों में आपने जैसा आज वोटिंग का ट्रेंड देखा, तो क्या महसूस और क्या लगा आपको? जी, देखिए मैं बताना चाहूँगा आज 5वें चरण का मतदान था और सुबह से लेके शाम तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उसमें एक बड़ी मोटी बात थी कि साइलेंट वोटर जो हर बूथ पे मिला, जिसको आप नहीं समाजवादी पार्टी का वोटर कहें या भारतीय जनता पार्टी का वोटर, तो वो तो एक समझ में आ जाता है कि हाँ, चलिए इसका रुख किस तरफ है। लेकिन कुछ वोटर्स ऐसे थे, जो जिनकी बातों से आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो किस तरफ जा रहे हैं और वो बहुत अहम भूमिका निभाएँगे इस 5वें चरण में। मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी 1 डेढ़ घंटे का जो रिजल्ट है वो अभी आना है, 5 बजे तक आपको बताया परिणाम था ये। तो अभी जो मोटा-मोटा परसेंटेज है वो लगभग उसी के आस-पास पहुँच जाना चाहिए, हो सकता है कुछ 4-5% की कमी रहे बाकी चरणों से। हाँ, लेकिन ये जो जी, पूर्वांचल का भाग 53% था हुआ है। 5वें चरण के, मैं बाराबंकी की बात करूँ, जी, जी, ये जी। 65 के आस-पास मेरे हिसाब से पहुँचना चाहिए अभी। अगर नहीं, शाम मुझे को लगता 6 है बजे तक देखेंगे। 53 दशमलव कुछ हुआ है और 5 बजे तक है। 6 बजे तक वोटिंग होती है, बढ़ेगा तो मुझे लगता है 3, 4, 5% ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 60 तक पहुँचना मुश्किल लग रहा है इस बार। अब ये डिपेंड करता है कि 6 बजे तक क्योंकि पोलिंग बूथों पे लाइन कितनी लंबी थी, क्योंकि जो हाँ, वहाँ पहुँचेंगे उनकी वोट जी। पड़ेगी, भले वो रात के 8 बज जाए, 9 बज जाए। ये काफ़ी उस पर डिपेंड करेगा कि अभी फाइनल रिजल्ट कहाँ आते हैं, वो भी देखने की बात होगी, कितना परसेंटेज फाइनल जाता है। लेकिन आज का जो पिछले बाकी 4 चरण से, उससे आज का चुनाव काफ़ी अलग था। उतना खुल के लोग कहेंगे तो मतदान नहीं हुआ है, जितना उम्मीद कर रहे थे कि 60 से 70 के बीच में जाएगा अब तक का आंकड़ा, लेकिन वो शायद 70 छू पाए 5वें चरण में, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आज से चुनाव का रुख थोड़ा-सा बदला है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, कुछ सीटों पे मुकाबला त्रिकोणीय था वहाँ। जैसे मैं बाराबंकी सदर की बात करूँ तो यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जो नेता डॉक्टर विवेक वर्मा हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट की है। बाकी बाराबंकी की विधानसभा सीटें हैं, उस पे लगभग मुकाबला जिलों में की बात करें तो वहाँ भी नितिन, आवाज़ नहीं आ रही है? विजुअल भी रुक गया है। अभिषेक, नितिन शायद जो नेटवर्क दिक्कत है, अभिषेक नितिन से भी बात करते हैं। अभिषेक जी, अगर जब बात करें हम अब तक के मतदान की, तो अगर पहले चरण की बात करें आवाज तो आ रही है। पहले चरण में 60 दशमलव। हाँ, नितिन नितिन नितिन, हम आते हैं आपके पास ना, आपके नेटवर्क के थ्रू। अभिषेक अभिषेक से मेरा सवाल ये था कि अभिषेक, जैसे पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में ये 64.42% हो गया। तीसरे चरण में अगर इसकी बात करें तो ये 60 के पास पहुंच गया, 60.46। और चौथे चरण में 61.52 हो गया। पांचवें चरण में ये 53.52 अभी है। तो 5वें चरण की बात हो रही है और ये 53 दशमलव है। अब बढ़ेगा तो अमूमन 60 बढ़ेगा। इस बार लगातार जैसे 2 चरण तक तो बढ़ा मतदान, फिर ये डाउन होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या, मतलब कि आप उदासीन, जैसे कि आप जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वोटर्स उदासीन, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ओवरऑल सर वैसे अगर देखेंगे तो फिर वाकई में यहाँ पर जब ये दूसरे तीसरे चरण के बाद इधर हम लोग आए हैं तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन कुछ जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ऐसे बढ़ा भी है। इस बार लखनऊ की ही, अगर राजधानी लखनऊ की अगर बात कर रहे हैं आप, तो फिर वो पिछले कई सालों के बाद यहाँ पर ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज कम से कम 3 से 4% बढ़ा था।
ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, ये जरूर है कि ओवरऑल थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन कुछ जिलों में परसेंटेज बढ़ा भी है इसका। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सर अगर पूर्वांचल की तरफ हम लोग जाएंगे, क्योंकि अब मध्यांतर हो चुका है, चौथे चरण के बाद मध्यांतर खत्म हो गया, पांचवा चरण आ गया, इसके बाद 3 चरण और बचेंगे, तो वहां पर प्रयागराज, गोरखपुर लेकिन ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जैसी प्रमुख सीटों पर अब वहां पर चुनाव होंगे। तो फिर वहां पर उम्मीद के मुताबिक जो हम लोगों ने भी गए थे सर्वे करने के लिए, तो वहां पर पता चला था कि दबदबा मतलब दोनों पार्टीज का दिख रहा था। समाजवादी पार्टी का भी दिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी का भी दिख रहा था। बाकी जो अन्य दल है, कांग्रेस और बीएसपी, वो बहुत ही आंशिक तौर पे उनके जो जनता थी उनके प्रति बहुत कम झुकाव देखने को मिल रहा था। तो मुख्य तौर पे तो उन दोनों के बीच में ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब वहां पर अगर देखा है तो फिर 2-3 मुद्दे जो आप जानते हैं कि बहुत चर्चा में रहे थे, जैसे कि खुला सांड छोड़ देना किसानों पे, उनकी फसल बर्बाद हुई है। हालांकि इसमें भी किसानों के दो दो तीन चीजें हैं। जहां आपको याद होगा, हम लोग गहमर की साइड जब हम लोग गए थे, तो वहां पर किसानों में ही ये चीज एक डिबेटेबल हो गई थी कि कुछ किसान, जैसे हमारे सामने ही गैया बहुत सारी सांड निकल रहे थे किसानों की तरफ, तो कुछ लोगों ने उस चीज का विरोध किया और बताया कि देखिए ये दिक्कत आ रही है, हमारी किसानी जो है पूरी बर्बाद हो जा रही है। और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ कुछ लोग खड़े हुए थे, कहते कि भैया है तो आप ही के हैं, तो ऊपर से तो गिरे नहीं है। तो ठीक है, तो फिर ये जो एक पॉइंट को लेके दोनों तरफ जो हमारी जनता बटी हुई है, वो देखना पड़ेगा कि आगे इन सब चीजों के ऊपर वोट बटता है कि जो किसान सम्मान निधि का जो एक दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों के लिए, वो उस चीज के पक्ष में जाता है। ये तो हो गई एक मुद्दे की बात, किसान सम्मान, मतलब ये जो खुले सांड की बात हो गई। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे थे, जैसे कि कानून व्यवस्था को लेके कई सारे लोग थे, वो काफी संतुष्ट दिख रहे थे। वो खुद बोल रहे थे कि पहले ही ऐसा ऐसा होता था, पहले बहुत दिक्कत होती थी महिलाओं का शाम को निकलना, जो कि मतलब बहुत ही आमचाम पे बोलता है, पूर्वांचल में थोड़ा सा देखा भी जाता है। तो वहां पर कह रहे थे कि इस बार काफी कंट्रोल में है। तो एक ये फैक्टर था जो कि बहुत ज्यादा लोगों में असल में दिमाग में था कि इस चीज को लेके हम लोग अगर वोट करेंगे तो बीजेपी को करेंगे। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना था कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उन्हीं का ही परिणाम है जो आज हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी ने बस फीता काटा है और उसी के आगे उस चीज को थोड़ा हल्का फुल्का ये लोग डेवलप करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो अभी जितना भी परसेंटेज है वो हो सकता है कि आगे पूर्वांचल के ओर जब हम लोग जाएं तो वहां पर परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखे। और ये मुद्दे जो हैं मुख्य तौर पे जो उनके जो रहे हैं वो उस पे वोट करेंगे। छोटा जानवर वाले में जोड़ना चाहूंगा मैं उसमें। कई लोगों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि ठीक है, छोटा जानवर आते हैं, फसल चढ़ जाते हैं, ये हमारे ही आपके हैं, मोदी योगी जी ने नहीं छोड़े, हमारे आपके बीच ही है और हमारे लोगों की ही गलती है। तो एक वो फैक्टर है। दूसरी एक चीज ये इसमें है कि कुछ किसानों से बात हुई, ये गांव वालों से बात हुई, तो कहना है ठीक है मेरी फसल चढ़ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जी जी जी, ये जो छोटा जानवर वाला फैक्टर जोड़ना चाहूंगा कि जब हम बाहर निकले तो कई लोगों से मुलाकात हुई। कुछ लोगों ने तो हाँ ठीक है बहुत नाराजगी जाहिर की क्योंकि फसल खराब हो जा रही है ना, चढ़ जा रही है, और वो लोग दिन भर मेहनत करते हैं, रात में अपनी फसलों को बचाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में विरोधाभास था इस चीज को लेकर, ठीक है मेरी फसल चढ़ जा रही है लेकिन सरकार हमको अनाज दे रही है, फ्री में अनाज दे रही है। हमारे घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 यूनिट के हिसाब से 25 किलो राशन उनको मिल रहा है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है उनकी फसल चढ़ जा रही है लेकिन उनको उसके बदले अनाज मिल रहा है, तो इसलिए उनका वो मरहम के लिए काम कर रहा है। तो वो जो अनाज वाला फैक्टर है वो गाँव में कुछ हद तक काम कर रहा है, वो बीजेपी के प्रो में जाएगा। जी, तो नितिन, अभी जैसे अभिषेक ने कहा कि इस बार जो मुकाबला इन्होंने जो जहां गए इन्होंने फील किया कि सपा और बीजेपी के मध्य दिख रहा है, लेकिन मायावती दावा कर रही है कि हमें हल्के मत मोलिए, जो 10 मार्च के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। आपको क्या लगता है कि आप जो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, आपको क्या लगता है कि वो नतीजे मायावती भी है फाइट में? खासकर अमित शाह ने जब अभी बयान दिया था कि मायावती को लेके, तो उस बारे में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, मायावती फाइट में बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी सीट पर। आप उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके बयानों से भी इस चीज को आप महसूस कर रहे होंगे बीते काफी दिनों से कि वो खुद भी मान चुकी हैं कि हाँ अभी हम ठीक है हाशिए पर हैं यूपी की राजनीति में, लेकिन हाँ उनके दिमाग में चल जरूर कुछ रहा है, क्योंकि अब ये चीज 10 के बाद पता चलेगी कितना परसेंटेज मायावती को बीएसपी को मिलता है।
बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले टाइम पर इस बात को लेकर, क्योंकि मायावती एक बड़ा फैक्टर रही इसमें। इतना आसान नहीं है मायावती का खत्म होना यूपी से, क्योंकि जो उनका बेस वोट बैंक है वो मायावती के पास है, वहीं रहेगा। बात अगर हर इस बार चुनाव की उनके साथ करें, रहा। यूपी विधानसभा, जी 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 2022 की अगर बात करें तो ठीक है, मायावती हाशिए पर हैं, बहुत ज्यादा फाइट नहीं है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके जो फाइट कर रहे हैं और वहीं पर मुकाबला त्रिकोणीय है उसी विधानसभा सीट पर। जी। तो नितिन, मेरा सवाल ये एक और था, जो अभी आवारा जानवर की बात हो रही थी, तो जैसे कि इस बार ऐसा क्या हो गया, अभी मुद्दा अगर बात करें, मुद्दा आवारा जानवर वाला क्या मुद्दा है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री तक ने भी कहा कि 10 मार्च के बाद आवारा जानवरों के लिए हम ये व्यवस्था कर देंगे। और अभी बाराबंकी से एक वीडियो आया था कि योगी की जनसभा के पास उधर जो है गांव वालों ने जानवर छोड़ दिए थे, आवारा जानवर। तो ये मुद्दा एक जी ग्राउंड जी, लेवल नहीं पर मुद्दा क्या, है, ये जो आवारा जानवरों का बयान मुद्दा है, बिल्कुल है। और यही वजह है कि जिस तरीके से पीएम मोदी को बयान भी इस चीज को लेकर बोलना पड़ गया, क्योंकि उनको जी। पता है कि किसानों में नाराजगी है इसको लेकर और ये काफी नुकसान करेगा यूपी में उनको। अभिषेक, आजकल आप देख रहे हो ना कि जिस तरह से बयानबाजी चल रही है ना, पॉलिटिकल बयानबाजी, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, कोई गर्मी निकाल देगा, कोई चर्बी कम कर देगा, तो कोई कुछ कर देगा, इस टाइप के। अब साइकिल पे कोई आतंकवादी बताता है, कोई इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, ये आप पिछले चुनाव को भी कवर करते रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, इन बयानबाजियों का स्तर, जो क्या आपको लगता है कि बयानबाजी मूल मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश या एक वो है, एक स्ट्रेटजी है? पिछले कुछ चुनाव से सर अगर देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुझे याद आ रहा है कि कई सारे बड़े दिग्गजों ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस टैक्टिक को अपनाया, और ये टैक्टिक वो धीमे धीमे चल के इधर भी आई। 2022 के जो चुनाव है यहाँ पर भी देखने को खैर मिल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे उसकी जरूरत थी नहीं इन सब टैक्टिक्स को अपनाने की, उनके पास ऑलरेडी कई सारे मुद्दे थे जो हम लोग डिस्कस कर भी रहे हैं। राशन वगैरह हो गया, कोविड काल में जिस तरह का प्रबंधन किया गया था वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी चीजें उन्होंने की थी, तो इस और भी कई सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उस चीज की वैसे जरूरत थी इन लोग को। लग रहा था कि इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जो भी दूसरे विपक्षी दल हैं वो इसका जवाब भी उसी भाषा में देंगे, क्योंकि एक ट्रेंड धीमे धीमे ऐसा सेट हो गया था। लेकिन इधर हाल के आप उसमें रैलीज में भी देखेंगे और बाकी दलों के अगर आप बयानबाजी देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखेंगे या उनके जो मुखिया हैं जो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें उसी का जवाब उन्हीं की भाषा में नहीं दिया जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव को बोला गया, मतलब वो अपने भाषणों में लगातार ये बोलते हैं कि योगी जी ने हमको ये बोला कि आप 12 बजे सोते हैं, और वो ऐसे तंज करते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, माफियाओं को गर्मियों की शांत कर देंगे। ये सब चीजों का जवाब अखिलेश यादव ने भी जब दिया तो फिर वो उसी उसमें नहीं आए, जो कि एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। क्योंकि अखिलेश यादव को भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, थोड़ा सा वो बीच बीच में चिड़चिड़े हो रहे थे, लगातार जिस तरह से बयानबाजी की जा रही थी तो वो थोड़े से लग रहे थे, लेकिन धीमे धीमे उन लोगों ने अपना संयम दिखाया और बहुत ही शालीनता के साथ उसका जवाब दिया। ऐसे ही बाकी दलों में भी अगर देखेंगे, जैसे कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी ऐसा कोई एग्रेसिव मोड नहीं अपनाया, बसपा की तरफ से भी ऐसा कुछ बयानबाजी उस तरह की नहीं दिखी जिससे कि वो बैकफायर उसी भाषा में करें। तो फिर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह की वैसे करने की कोशिश करने की जरूरत थी नहीं। वो अपने हिसाब से उन्होंने काफी काम अच्छा खासा किया हुआ है, तो फिर वो उसी काम को लेके अगर आगे बढ़ते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। अब बाकी वो ये टैक्टिक क्या उनके फेवर बयानबाजी, में, बनिस्बत ये बयानबाजी। टैक्टिक उनके फेवर में आती है कि नहीं आती है, वो आगे जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। हाँ सर, जो आपने कहा रिजल्ट काफी हद तक अनप्रेडिक्टेड होने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड पे चाहे जितने बड़े राजनीतिक पंडित हो वो कोई भी आकलन कर नहीं रहे हैं, और उनके खुद के आकलन इस बार फेल होंगे, क्योंकि जनता और जो वोटर्स है काफी साइलेंट है। वो क्या करने वाला है कोई नहीं जानता, वो 10 मार्च को पता चलेगा। जो भी रिजल्ट होंगे काफी अनप्रेडिक्टेड होंगे। हो सकता है बहुमत मिले किसी को, हो सकता है बहुमत ना भी मिले, एक दूसरे की जरूरत पड़े। तो ये 10 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। लेकिन मुख्यमंत्री नितिन, जो योगी आदित्यनाथ की पांचवें जो राजनीति का ट्रेंड है वो हमेशा शुरू से ही अग्रेसिव रहा है, और वो डिफेंड मोड पे कभी नहीं जाते, भले वो चुनाव हार भी पहले। उनके बयान में हमेशा एक एग्रेशन दिखेगा आपको। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय इसलिए कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि
जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण है, वो उनके बयान से ही भाजपा को मिलेगा और फायदा मिलेगा, और इसीलिए वो फ्रंट पे आते हैं, उस तरह की बयानबाजी करते हैं, और उसका कहीं ना कहीं उनके विपक्ष वाले उस पर रिएक्शन भी देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा बदलती है। चाहे वो 80-20 के फैक्टर की बात कर ले, राम मंदिर की बात कर लें, या जैसे उन्होंने बाराबंकी में कहा कि पहले ताजिया निकलती थी तो लाइटें आती थी, और आपके कांवड़ निकलते तो उनको निकलने नहीं दिया जाता था। अब कांवड़ निकलते हैं तो बाकायदा धूमधड़ाके से निकलते हैं, और मंदिर थानों में जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, वो तो बीजेपी का एक कहें तो एक स्टाइल है वो योगी जी का। वो और आप कोरोना के टाइम की बात कर लें तो आप अखिलेश यादव या उनके परिवार के किसी सदस्य को आपने ग्राउंड जीरो पे नहीं पाया होगा कोरोना के टाइम पे, भले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो कोविड पॉजिटिव हुए, निगेटिव हुए, उस टाइम पर भी वो लगातार अपनी टीम 9 या टीम 11 के साथ पूरे यूपी में कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद जब वो कोविड निगेटिव हो गए तो यूपी की जो वो कहते हैं कि 403 विधानसभा सीटों पे वो गए, तो वाकई में उन्होंने 403 विधानसभा सीटों को कहीं ना कहीं 5 सालों में टच किया है। तो ये उनके लिए एक बड़ा प्लस फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है कि एक वो अकेले मुख्यमंत्री हैं या अकेले एक राजनीतिज्ञ हैं जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान टच किया। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते कि उन्होंने 5 साल जब वो विपक्ष में बैठे तो उन्होंने ऐसा कोई काम किया, लगातार जमीन पर रहे। हाँ, 6 महीने से चुनाव है, तो चुनाव के दौरान जरूर उनकी बयानबाजी आ रही है और वो ग्राउंड पे निकल रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इस बात को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। अगर बात करें 2017 की, 2017 में जो 5वें चरण की 61 सीटें थी, इनमें से बीजेपी ने अकेले दम पर 47 सीटें जीती थी, और उनके सहयोगी जब अपना दल थे उन्होंने 3 सीटें जीती थी, कुल 50 सीटें इन्होंने जीती थी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो बीजेपी क्या अपना पुराना रुतबा हासिल कर पाएगी, या फिर जो सपा गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि इस चरण में कांग्रेस के अमेठी में भी चुनाव है, रायबरेली की एक विधानसभा सीट है जो रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट है, वहां पर चुनाव है, अमेठी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव है, और प्रतापगढ़ में जो मोना जो जीती है, जो अभी प्रमोद तिवारी की सीट रही है खास, प्रतापगढ़ खास वाले जो उस पे, वहां पर क्या लगता है कि कांग्रेस की कई जगह प्रतिष्ठा लगी, तो कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने में सफल रहेगी, अपना दुर्ग बचाने में सफल रहेगी, या और सपा गठबंधन भी जबरदस्त तरीके से वापसी कर पाएगा, या फिर बीजेपी अपना इतिहास दोहराएगी? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी को ये पता है कि अभी उन्हें अपने संगठन को बचाने की लड़ाई लड़नी है। वो जीत और हार के लिए यूपी का चुनाव नहीं लड़ रही है। ये आप उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं, उनकी बातों से भी समझ सकते हैं, बयान से भी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ सीटें यूपी की हैं जहां कांग्रेस जीतेगी, वो चाहे कुछ सीटों की बात कर लें जहां पर बाराबंकी की जयपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनके बेटे तनुज पुनिया लड़ रहे हैं। वहां पर कांग्रेस अच्छी फाइट में, आज जो हम लोग की रिपोर्ट है कि तनुज पुनिया वहां से जीत भी सकते हैं अगर जो आंकड़े और जनता का रुख देखा जाए। तो इस तरह की कई सीटें यूपी में हैं जहां कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये आंकड़ा ये कहना मुश्किल है कि दहाई तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये चीज प्रियंका गांधी को खुद भी पता है। वो जब यूपी में आई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने यूपी में आने में देर कर दी, उनको और पहले आना चाहिए था, लेकिन प्रियंका गांधी खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रही है कि जब वो आई थी तब यहाँ पर उनका कोई संगठन नहीं था, कोई नेता नहीं था उनके पास। आज उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया है, तो वो दूर का सोच रही है। 2024 उनके माइंड में है, 2022 में बहुत कुछ वो गेन नहीं करेंगी, उनको ही पता है। लेकिन हाँ, आप वो खुलकर ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकती मैं हारने के लिए लड़ रही हूँ। जो ग्राउंड पे आप खुद भी निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस का कितना वोट बैंक है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस का वोट बैंक पिछले बार के चुनाव से इस बार बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की अगर करें तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और ये हर बार रहा है, चाहे वो सपा की सरकार हो तो बसपा और भाजपा फायदा उठाए, भाजपा की सरकार है तो सपा बसपा फायदा उठाए। तो बसपा की बात करें वो तो अभी हाशिए पर है, तो इनकी एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो सीधा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आखिरी समय पे भाजपा ने अपने वोटरों को कितना संतुष्ट किया है, कितना लुभाया है अपने वायदों से, अपने घोषणा पत्र से, कि वो नाराजगी दूर हुई वोटर्स की, नहीं हुई, और हुई तो कितनी हुई, कि वो वोट में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। अगर वो नाराजगी दूर हुई तो वोटिंग
जो है बीजेपी के फेवर में जाएगा। भले सीट का जो जीतने का मार्जिन है वो ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर वो नाराजगी दूर नहीं हुई और जैसे एक बेरोजगारी का मुद्दा है और आपके छुट्टा जानवर का मुद्दा है और शिक्षा मित्रों का यूपी का बड़ा मुद्दा है, टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकल रही है इसका बड़ा मुद्दा है, पुरानी पेंशन है इसका एक बड़ा मुद्दा है, तो ये सब मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव के फेवर में जाते हैं। मंत्रियों के नितिन हाथ में जी नितिन, हम आपके पास आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद फिर अभिषेक के पास जाएंगे। नितिन, ये जिस तरीके से एक बीजेपी बोलती है कि लाभार्थियों की बात करती है कि लाभार्थी हमारा एक अलग से वोट बैंक है, कि जिनको मुफ्त राशन मिला है लाभार्थी हैं, सरकार की किसी योजना से उनको लाभ मिला वो मुफ्त, वो लाभार्थी हैं, जो तमाम योजनाओं का लाभ लिए, फ्री राशन मिला है, कोरोना का टीका मुफ्त लगा है, इलाज फ्री में मिला है, वो एक लाभार्थी। आपको क्या लगता है कि जो लाभार्थी वर्ग है ये क्या बीजेपी के वोट में कन्वर्ट होगा, या फिर हमने तमाम लोगों से बात भी की है, उनका कहना है कि नहीं, उनका कहना है कि किसी की भी सरकार होती तो वो वोट वो यही हमारे लिए करती, तो ये क्या लाभार्थी बीजेपी के लिए कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, लाभार्थियों में सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो अनाज का है, जो राशन मुफ्त होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनका घर का राशन आ रहा है, उनका खर्च चल रहा है। कोरोना के टाइम पे जब रोजी रोटी का साधन सारे बंद थे, उस समय भी सरकार ने डबल राशन दिया, प्रदेश सरकार ने अलग से दिया, केंद्र सरकार ने अलग से दिया, तो ये बड़ा फैक्टर है। बाकी और योजनाओं की बात करें, बिल्कुल दूसरी सरकारों में भी उस योजनाओं का उसके वो जो हकदार थे उनको मिला, और कितना वोट में अब ये कन्वर्ट होता है ये तो आने वाला समय जवाब देगा इसका। लेकिन राशन फैक्टर यूपी में बड़ा है। और एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, जो गरीब मुस्लिम वर्ग है उसका राशन की वजह से काफी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस बार देखने को मिला। कुछ लोगों से मैं पर्सनली मिला और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अनाज मिल रहा है, यूपी में पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, मुस्लिम कहाँ सुरक्षित है, मुस्लिम तो जितना इस सरकार में सुरक्षित था उतना अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित नहीं था। इस बात को लेकर एक बाबा उस पर नाराज भी हुए, तुम मुझसे जबरदस्ती वो चीज कहलाना चाह रहे हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम आज मिल रहा है, हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये काफी अचंभे वाली बात थी, मुझे भी काफी हैरानी हुई इस बात को सुन के। हालांकि ये वोट में कन्वर्ट होता है या सिर्फ कहने की बात थी, देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है, जो मुस्लिम गरीब वर्ग है अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता है, तो बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये सिर्फ ठीक है हवाई बातें अभी अगर नितिन अगर कुछ पिछले चुनाव का आकलन करें तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ 7-8% वोटर जो है 2014 से ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है जाने का जी। तो इस बार क्या होता है जी हाँ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं और कई घरों में आप देखेंगे कि उनके हस्बैंड ने वोट सपा में दिया है, वाइफ ने जाके भाजपा में वोट दे दिया है। आज कई केस इस तरह के देखने को मिले हैं। जी तो अभिषेक, आखिरी सवाल हमारा आपसे है। अभिषेक जी, जिस तरह से अभी बात हो रही थी प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी ने एक बातों में उन्होंने विकल्प दे दिया, गठबंधन की बात कही, उनका झुकाव थोड़ा लगा कि हाँ विपक्षी दलों को बीजेपी जो गैर भाजपाई हैं उन विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए था इस चुनाव में। तो अब तो इस पे देर हो गई, वही मायावती चर्चा है, अटकलें हैं कि मायावती बीजेपी की तरफ अगर वोट कम पड़ा तो बीजेपी को सपोर्ट कर सकती। तो क्या इसका अगर ये जैसे पहले से लोगों को भी परसेप्शन बन रहा है कि अगर वोट कम पड़े तो बीजेपी को मायावती दे देंगी, तो जो अगेंस्ट बीजेपी वोटर है और मायावती को वोट देना चाहता था वो तो फिर सपा की तरफ चला जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं अभिषेक जी आप? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जो एक चीज बोली है कि सबको होना चाहिए था एक साथ, तो उसके लिए तो काफी समय से कोशिश चल रही थी। समाजवादी पार्टी ने बस ये शुरुआत, अगर आपको याद होगा, जब गठबंधन होने की बातें चल रही थी तो फिर उसमें कई सारे दल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सभी दल, जितने भी छोटे दल हैं उनका सबका स्वागत होगा हमारे साथ, जो हमारे पास आएगा तो हम हमारे दरवाजे खुले होंगे। अब कांग्रेस और उनमें क्या बात हुई होगी तो वो तो खैर दूसरा विषय है, लेकिन बाद में फिर ये ऐसे कन्वर्ट हो गया कि हम किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट चीज बोल रखी थी, उनकी कोर टीम जो थी इस चीज के ऊपर बिल्कुल सहमत थी। तो गठबंधन तो पहले भी आप देख चुके हैं 2017, और इसका रीजन भी यही था कि 2017 के चुनाव में जब उन्होंने किया था
कांग्रेस के साथ तो उसका कोई फल मिला नहीं। और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे हुआ बसपा के साथ, वो तो खैर बसपा को गेन मिल गया, समाजवादी पार्टी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इस बार तो ये फिर आना ही आना था, भले ही बीच में ये चीज चल रही थी कि चलो ठीक है, हो सकता है कि वो कर ले एट द एंड गठबंधन का तो कोई सवाल नहीं था, किसी बड़े दल से करेंगे। फिर बात रहती है अब यहाँ पर कि बहुजन समाज पार्टी की बीजेपी को सपोर्ट करने की, जो कि सुगबुगाहट है अंदर खाने में, थोड़ी बहुत पत्रकारों के बीच में भी ये चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो होगी, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि बीजेपी को कुछ लॉस हो रहा है और समाजवादी पार्टी हल्का गेन कर रही है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी बोला गया है। अभी अटकले ही है ये सारी चीजें, अभी कुछ फाइनल नहीं है उसमें, कितनी सच्चाई है कितना क्या है उसमें। लेकिन हाल के कुछ इंटरेक्शंस देखेंगे, ट्विटर पे भी देखेंगे, तो जब मतदान करने गई थी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने, तो फिर उनसे ये सवाल भी पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा था कि अमित शाह ने आपके लिए कुछ बड़ा अच्छे कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है, तो फिर उनके जवाब में उन्होंने भी ऐसा बोला कि ये तो उनका बड़प्पन है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा उसमें। तो एक तरह से हल्का फुल्का इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल जो कंसेंट बन रहा है, वो शायद हल्का फुल्का दिख रहा है। अब वो क्या होगा आखिर में चल के, वो खैर देखना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जैसे हिसाब किताब है कि इस बार कांटे की टक्कर है, बोली जा रही है वैसे कि है भाजपा और सपा में बातचीत चल रही है। तो ये सब चीजें अटकले हैं या क्या है, ये सब चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो उसके उनकी जो सीटों का जो बैलेंस शीट बनेगी उस वक्त तब देखा जाएगा कि कितना ये चीज जोड़ तोड़ की क्या क्या कोशिशें हो सकती हैं दोनों दलों की तरफ से, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो फिर जिस तरह से अभी आप सबसे बात हो रही थी, तो अभी तक अगर 5वें चरण का चुनाव आज संपन्न हो गया है, अब तक 292 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका, अब सिर्फ 111 बची हैं जो पूर्वांचल की हैं। इनको जो छठे चरण का चुनाव है ये जो है 3 मार्च को होगा, और जो 7वें चरण का है वो 7 मार्च को होगा। तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा क्या हुआ क्या, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर 312 विधानसभा की सीटें जीती थी, और उसके सहयोगी पार्टी जो अपना दल है 9 सीटें जीती थी, और सुभाषपा ने 4। हालांकि इस बार सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ है, और तब उस चुनाव में सपा को 47, बसपा को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, और सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार क्या नतीजा होगा, क्या जनता का क्या मूड है, क्या जनता किसको सत्ता में चाहती है, किसको कुर्सी देना चाहती है, वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। तो लगातार आप तक हम अपनी पूरी बात पहुंचाते रहे, विश्लेषण जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर हैं, तो आप लोग ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द NH0। आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।